हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआरएन क्लासेस। आज मैं आपको बाल विकास एवं शिक्षा से पैडागोजी के क्वेश्चंस लेके आया हूं। अभी तक मैंने सारे वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक पर दे दूंगा। जिनका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, सीटेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, ठीक है, जुलाई में अगर एग्ज़ाम होता है तो जुलाई में जिनका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है सीटेट के लिए, उनके आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है वीडियो है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आपके इसी से आते हैं। जो तैयारी कर रहे हैं, टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पैडागोगी 50+ वन लाइनर क्वेश्चंस। ठीक है, सारे क्वेश्चंस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनी वन लाइनर के लिए क्या आया हूँ। कोई लंबा नहीं है, आराम से वन लाइनर क्वेश्चन है, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। एग्जाम निकालना है तो पूरा पढ़ लें, क्या पता यही आ जाए। इसका मतलब है जो क्वेश्चन है वो आपके इंपॉर्टेंट है, आप स्किप मत करिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा वीडियो देखना है। क्या पता आपको यही क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में। ठीक है, शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। बाल विकास के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। ठीक है, मतलब बाल विकास के व्यक्तित्व को सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? तो किसका है? एल्बर्ट बंडूरा। एल्बर्ट बंडूरा ने बताया था कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। मतलब उनका कहना था कि कोई कैसा भी व्यवहार हो, बच्चे फिल्मों से सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक का है? किसका है? एल्बर्ट बंडूरा का। तो दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। 50 क्वेश्चन की सीरीज है, स्किप मत करिए, पूरा देखिए स्टार्टिंग से एंड तक। थर्ड नंबर देखिए, समाजीकरण का अर्थ क्या है? तो समाजीकरण का अर्थ क्या है? समाज में समायोजन होना। ठीक है, क्या है? समाज में समायोजन होना क्या है? समाजीकरण का अर्थ है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो कब होता है? किशोरावस्था के दौरान। ठीक है, किशोरावस्था के दौरान सबसे अधिक और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में है? तो कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था के दौरान। वन लाइनर क्वेश्चन से कोई टाइम नहीं लेगा, आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं इसको। ठीक है, कोशिश तो यही है कि जल्दी से जल्दी करा दिया जाए, बट आपको समझ भी आना चाहिए। आइए देखिए, पांचवा क्वेश्चन देखिए। अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव रखना चाहिए। कैसा चाहिए? स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण। ठीक है, स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण उनका व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो बच्चे। ठीक है, जब शिक्षक रखेगा तो क्या होगा, उसको सामाजिक प्रक्रिया करने में, तेज करने में आसानी रहेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर देखिए, सामाजिकरण की प्रक्रिया के अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? कौन से हैं? परिवार एवं पास पड़ोस। ठीक है, ये क्या है? आवश्यक तत्व है। ठीक है, अब देखिए अगला, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था एवं मुख्य विशेषता कौन सी है? अमूर्त चिंतन। मैंने पहले वीडियो में बताया है कि मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन क्या होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। आप नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से आप देख सकते हैं। मानसिक विकास एवं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? अमूर्त चिंतन। चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। कोलरबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को कहता है, क्या कहता है? नैतिक तर्कणा। ठीक है, तो ये कोलरबर्ग ने कहा था। ठीक है, जिन्होंने प्रयोग किए थे। अगला देखते हैं 9th नंबर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। कौन सी अवस्था है वो? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अकॉर्डिंग पियाजे ने बोला था। अगला देखिए 10th नंबर देखिए, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पूर्ण क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्ण क्रियात्मक अवस्था।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। आप कमेंट करके सकते हैं कि किस टाइप के आप प्रिपरेशन में प्रॉब्लम हो, मैं उसके लेटेस्ट वीडियो आपको बना सकूं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर देखिए, संवेदी गत्यात्मक अवस्था को किस और नाम से जाना जाता है? तो कौन सी है? इंद्रिय जन ज्ञान अवस्था। ठीक है, इंद्रिय जन ज्ञान अवस्था, ये क्या है आपका? संवेदी गत्यात्मक अवस्था। 12 नंबर देखिए, अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? किसी पूर्ण ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहता है। ठीक है, आपको पूर्ण ज्ञान है, मान लो आपको किसी एक हाथ से बैट खेलना आता है, तो क्या हुआ, उस नए ज्ञान को भी आप वहां से करते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल दिया अभी मैंने, देखिए, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है क्योंकि उसको स्टीयरिंग का नॉलेज होता है। ठीक है, जो हैंडल होता है उसका नॉलेज उसको होता है, इसलिए पूर्ण ज्ञान को नए ज्ञान का सीखना अंतरण कहता है, अधिगम अंतरण कहता है। ठीक है, 13 नंबर देखिए, अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम अंतरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? धनात्मक अंतरण। दूसरा क्या है? शून्यत्मक। और तीसरा कौन सा है? ऋणात्मक अंतरण। ये 3 अंतरण आपके अधिगम अंतरण होते हैं। क्या होते हैं इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। 14 नंबर देखिए, धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है धनात्मक अंतरण? 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? पहला आपका है क्षैतिज अंतरण समांतर। दूसरा कौन सा है? ऊर्ध्वाधर लंबवत। तीसरा कौन सा है? द्विपार्श्विक। ये 3 धनात्मक अंतरण आपके होते हैं। 15 नंबर देखिए, गणित संबंधी विकास को क्या कहते हैं? डिस्कैलकुलिया। डिसकैलकुलिया। ठीक है, गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। ध्यान रखिएगा, तीनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर। अगला देखिए, 16 नंबर देखिए, पढ़ने संबंधी विकार को कहते हैं डिसलेक्सिया। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुका है और आने वाले टाइम पे भी पूछा जाएगा, ऐसी संभावना बढ़ती है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर। अगला देखिए, लिखने संबंधी विकार को कहते हैं डिस्ग्राफिया। इसीलिए मैंने आपको ये 4-5 क्वेश्चन जो है एक साथ एक जगह प्रोवाइड कराया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर, लिखना पढ़ना और बोलना संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। ठीक है, लिखना पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। अगला देखिए, चारों हो गए, 15 नंबर, 16 नंबर, 17, 18, ये चारों इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर देखिए, अवधान संबंधी विकार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ADHD। क्या होता है इसको आप बताइएगा। 20 नंबर देखिए, विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? वे बालक जो सामान्य बालक से हटकर होते हैं, इन्हें एक नया शब्द दिया जाता है, विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक। ठीक है, मतलब जो सुपर नॉलेजेबल पर्सन होते हैं उन्हें भी विशिष्ट बालक के केस में आते हैं। जो होते हैं थोड़ा सा अपंग टाइप के, वो भी क्या होते हैं? वो अलग है जो समाज से। ठीक है, वो भी विशिष्ट बालक के रूप में ही आते हैं। फिलहाल तो इम्पोर्टेंट जो नया शब्द दिया गया है, विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक, जिनके पास एक नई नॉलेज टाइप की हो, जो फिर नया कुछ करते हैं, उन्हें बोलते हैं विशिष्ट बालक। 21 नंबर देखिए, लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक कारण है? क्या है वो? डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया लिखावट से संबंधित। अभी मैंने आपको 16 नंबर क्वेश्चन में बताया था इस चीज को। अगला देखिए, इस टाइप से घुमा के पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन में लेके आया हूँ आपके सामने। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना है और अक्सर शाश्वत स्मृति का हास करना है, संबंधित किससे संबंधित है? वो डिसलेक्सिया है। क्या है? डिसलेक्सिया। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज में आपका सिर्फ चेंजेस हुई है, क्वेश्चन वही है। 30 नंबर देखिए, 23 नंबर, भाषा अवबोधन संबंध विकार है। क्या है? भाषा घात। ठीक है, नोट कर लीजिए। 24, शरीर रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः
डिस्ग्राफिया होता है? देखिए क्वेश्चन कितना घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं बार बार। डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, सिर्फ क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, उसी टाइप से क्वेश्चन मैंने रखे हैं। चढ़ते हैं 25 नंबर देखिए। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या से संबंधित है। क्या है? समस्या संबंधित। किससे है? डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये तीन हो गए। अब देखिए चौथा देखिए, डिस्थीमिया, गंभीर तनाव की अवस्था को बोलते हैं डिस्थीमिया। ये चारों बीमारी के नाम है, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया एंड डिस्थीमिया। ये चारों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए। आपको स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर देखिए, गणित को समझने की आवश्यकता है। क्या है? डिसकैलकुलिया। घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला देखिए, डिसग्राफिया मुख्य रूप से लिखने संबंधित समस्या का संबंधित है। किससे है? लिखने संबंधित समस्या का। जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है उसी टाइप से मैंने आपको दिया हुआ है। 29 नंबर देखिए, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? पठन विकार से। पठन विकार से संबंधित, पढ़ने में कठिनाई होना, इस टाइप से जो वर्ड होते हैं उन्हीं को होते हैं डिसलेक्सिया। 30 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता कौन सी है? कौन सी है? अफ्रेजिया। अफ्रेजिया जो है आपका मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता को अफ्रेजिया कहते हैं। ये एक नया वर्ड आपका आया है अफ्रेजिया, इसको भी, इसलिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आज सारे क्वेश्चंस करने हैं, पूरे 50 क्वेश्चन। 31 नंबर देखिए, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले पहला व्यक्ति कौन था? तो कौन था? रूडेल्फ गायकल। ठीक है, 1590 में उसने किया था मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग। चलते हैं 32 के नंबर की तरफ। 32 नंबर देखिए, यहाँ पे आपका क्या मिलता है? ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया किससे कहते हैं? तो सामाजिक अंतःक्रिया है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रिया सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती हैं। जैसे सहयोग, सहानुभूति, त्याग और बलिदान। फिर समझ लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे क्या है यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए चीज को। देखिए सहयोग, सहानुभूति, त्याग, बलिदान और आदि क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया है। चलते हैं 33 के नंबर की तरफ। 33 नंबर देखिए, आपके यहाँ पे क्या करना होगा। 33 नंबर देखिए, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? मैंने वीडियो में बताया था मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। ठीक है, और प्राचीन काल में मनोविज्ञान कहते थे, प्राचीन काल में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहते हैं। आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, मन का या मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, अब क्या है? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, इसलिए मनोविज्ञान की जो परिभाषा है वो समय समय पर चेंज होती है। 34 नंबर देखिए, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? किसने कहा है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान? अरस्तु ने कहा है। अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। चलते हैं 35 नंबर देखिए, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है या किसने कहा? तो 17वीं शताब्दी में क्या है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान, या पेम्पोनॉजी ने कहा। किसने कहा था? पेम्पोनॉजी कहा था कि मनोविज्ञान जो है मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आता है ये पेम्पोनॉजी और मन और मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, किसने कहा था? तो पेम्पोनॉजी ने कहा था। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको क्लियर होता है। चलते हैं, मैंने कहा हर बार अपनी अपनी परिभाषा अपने समय समय पर चेंज हुई है मनोविज्ञान की। अब बढ़ते हैं अगले को, 18वीं शताब्दी में पहुंचते हैं। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो 18वीं शताब्दी में वो था चेतना का विज्ञान, जब विलियम जेम्स या वुंट ने कहा था। ठीक है, चेतना का विज्ञान कौन सा कहा था? विलियम जेम्स या वुंट। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन में क्लियर होता है। अब बढ़ते हैं अपनी 20वीं शताब्दी में। इसमें मनोविज्ञान की परिभाषा क्या बनी? 20वीं शताब्दी में परिभाषा क्या बनी? मनोविज्ञान को 20वीं शताब्दी में क्या गया, क्या कहा गया? व्यवहार का विज्ञान। जब किसने कहा था? ये वॉटसन ने कहा था। 36, 34, 35, 36, 37 सारे क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए, चैनल बेल क्लिक करिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलते हैं 38 क्वेश्चन की तरफ। देखिए फटाफट, देखिए फटाफट, कोई टाइम को वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से सीखिए। अगला देखिए 38 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी और कब लिखी?
ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी थी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, नाम सुना होगा अच्छे से ही। किसने लिखी थी? 1903 में लिखी थी थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी थी। थॉर्नडाइक ने 1903 में लिखी थी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? तो कब बना शिक्षा का अधिकार अधिनियम? 2009 में। लागू कब हुआ? 2010 में। मैंने पिछले वीडियो में इस चीज को क्लियर किया था। 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना, और 2010 में क्या हुआ, इसमें लागू हुआ था। ठीक है, तो इस चीज को आप क्लियर कर लीजिएगा, पूछा क्या जा रहा है इस पर ध्यान रखिएगा। चलते हैं 40 क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। कब बन के तैयार हुआ? अब ठीक है, 2009 में। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। चलते हैं अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो कौन सी संक्रिया है? पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था या चरण। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, इसलिए इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने ऊपर ही लिखा है। क्यों इंपॉर्टेंट है? सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। 42 नंबर देखिए, कोलर्सबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ये किसने कहा था? कोलरबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। क्या है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नैतिक मूल्यों के आधार पर समृद्ध किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। कॉपी पेन नहीं हो तो लेके बैठा करिए, या फिर कॉपी पेन लेके आप स्टार्ट करिए, या फिर स्क्रीनशॉट आप भी ले सकते हैं। ठीक है, 22 हो गया, 42 हो गया। 43 चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लंबे क्वेश्चन मैक्सिमम सीटेट के एग्जाम में आते हैं, इसलिए लंबे जो क्वेश्चन दिया है उसी हिसाब से लैंग्वेज लिखी गई है। 43 नंबर देखिए, जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार। जीन पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? समावेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? समावेशन कहलाती है। समावेशन। 44 नंबर देखिए, 44 नंबर, विकास कौन सी अवस्था से शुरू होता है? कौन सी? प्रसवपूर्ण अवस्था। ठीक है, विकास शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। 45 नंबर देखिए, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, क्या पता आपको एग्जाम में मिल जाए इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, कौन सी अवस्था है? वो किशोरावस्था के दौरान। मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में भी बताए हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में जाके पूरा एक मैंने बनाया हुआ है बाल विकास, पूरा एक प्लेलिस्ट पड़ी है, उस पर सारे वीडियो पड़े हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, 46 नंबर देखिए, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? फ्रोबेल थे। पता होगा, इसमें आपको कुछ है मनोविज्ञान, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, ऐसे ऐसे कुछ है, तो वो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना होगा। मैं बना दूंगा एक कंबाइंड वीडियो उसमें। 47 नंबर देखिए, जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त या तार्किक चिंतन से है? तो कौन सी संबंध है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जीन पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? कौन सी है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 48 नंबर देखिए, बाल मनोविज्ञान को केंद्र बिंदु होता है, क्या होता है? बालक, क्योंकि बालक से संबंधित सारी क्रियाएं होती हैं, उसका विकास सब कुछ है, तो इसलिए बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु किसे माना गया है? उसे बालक को ही माना गया है। इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। चलते हैं, दो क्वेश्चन बचे हैं 50 के लिए लास्ट में। अगला देखिए, बच्चे के विकास संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? वो जीन पियाजे थे। ठीक, जीन पियाजे ने बच्चे के विकास संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका नोट है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे लास्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चे में संज्ञानात्मक परिपक्वता का
अभाव पाया तट कितने वर्ष तक उन्होंने बताया? 6 वर्ष तक। तो यहाँ तक आप पे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा, जल्दी ही अपलोड करूंगा, उसमें 50+ क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और जल्दी आपके, ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो आएगा आपका ईवीएस का आएगा, उसमें क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, चैप्टर वाइज में करा रहा हूँ, तो आप वहां से तैयारी कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है आपका SRN क्लासेस, ठीक है, SRN क्लासेस। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।